हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, हमारे सिलेबस के अंदर 1, 5, 12, 14, 14A और 20 जो है हिस्सा जो संविधान का है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। भाग नंबर 1 दोस्तों 1 से 4 आर्टिकल थे। भाग नंबर 5 दोस्तों 52 से लेके 151 तक है। और जो सबसे बड़ा भाग जो है, जो मेजर पोर्शन है जो संविधान का हमारे पेपर के अंदर आएगा, वो यही है भाग 5, जो कि है यूनियन, राइट। इसके अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो एग्जीक्यूटिव जो है अपनों ने पढ़ा 52 से 62 राष्ट्रपति, फिर 63 से 72 उपराष्ट्रपति, फिर दोस्तों मंत्रिपरिषद की चर्चा करी और फिर महान्यायवादी की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 79 से लेके 122 तक लगा के जो क्या है वो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 3 आएगा राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, फिर दोस्तों अपने जुडिशरी और फिर सीएजी, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के अंदर 79 से लेके 122 तक जब अपनों ने पढ़ा था, तो इसके अंदर 79 से लेके 85 तक क्या था, संसद के बारे में। संसद के कितने हैं दोस्तों, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करी। फिर दोस्तों 86 से लेके 100 तक पढ़ा। इसके अंदर 99 तक दोस्तों क्या था, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राइट। और 100 नंबर के अंदर कोरम पड़ा गणपूर्ति, जो कि क्या है मिनिमम 10% जो क्या है, मिनिमम 10% सदस्यता क्या है अनिवार्य है किसी भी सेशन को चलाने के लिए, राइट। लोकसभा के, राज्यसभा के दोस्तों मेंबर्स होते हैं, उनके 10% कम से कम क्या है उपस्थित होने चाहिए। 101 से लेके 107 तक को दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, 101 में सदस्यों के पद रिक्ति की पद रिक्ति के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि सदस्यों का पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है। 1 से 2 के अंदर दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी, ठीक है, पागल हो गया, दिवालिया हो गया, राइट। 103 के अंदर दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की सहायता लेगा, ठीक है, चुनाव आयोग की। 104 नंबर दोस्तों, अगर डिस्क्वालीफाइड मेंबर पार्लियामेंट के अंदर वोट दे देता है तो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन वोट करेगा उतना उस पर जुर्माना लगेगा, ठीक है। 105 नंबर के अंदर दोस्तों पावर्स प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ा। जो संसद के मेंबर होते हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, उनको कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखते हैं, कोई वो मतदान करते हैं, तो उस पर ऊपर कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, राइट। 107 नंबर के अंदर दोस्तों प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपनों ने देखा कि 107 नंबर के अंदर बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी विधेयक आए दोस्तों किसी भी सदन में पेश कर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मनी बिल के लिए अलग प्रावधान है। संसद के दोनों सदन एग्री हो जाए तो बिल पास माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी मनी बिल के लिए अलग प्रावधान है। राज्यसभा से पारित कोई भी बिल हो गया और लोकसभा में गया और लोकसभा भंग हो गई, तो बिल दोस्तों लैप्स नहीं होगा, नेक्स्ट लोकसभा में उसी सिरे से क्या उस बिल को पारित किया जाएगा। अगर दोस्तों लोकसभा से पारित हुआ बिल राज्यसभा में गया और उस बीच में दोस्तों राज्यसभा में चर्चा चल ही रही थी कि लोकसभा भंग हो गई, तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा, राइट। उसको क्या लोकसभा में नए सिरे से दोबारा उसको पास करवाना पड़ेगा। यस और नो। 107 नंबर कंप्लीट हुआ दोस्तों। 108 नंबर देखिए, जॉइंट सिटिंग की बात है। जॉइंट सिटिंग की बात कैसे है दोस्तों, 2 हमारे सदन है, एक है हमारा लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। किसी भी सदन में बिल डाल दो आप, ठीक है, तो एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन ने दोस्तों उसको क्या है रोक के रख लिया, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया, उस पर डिसएग्री हो गए, या उसको दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा रोक के रख लिया, तो उस केस के अंदर राष्ट्रपति क्या है सुलह करवाने के लिए, उस बिल को पारित करवाने के लिए जॉइंट सिटिंग मिलाते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। उसके अंदर उनको बोलते हैं, उनको एनफोर्स करते हैं कि आप इसके बारे में चर्चा कीजिए और उसको लागू करिए, राइट। 109 के अंदर दोस्तों मनी बिल के अंदर अपन ने बात करी। मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे बोला था कि किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दो बिल को, मनी बिल ओनली लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, राज्यसभा अपने रिकमेंडेशंस दे सकती है, वो मनी बिल की लोकसभा में माने वो रिकमेंडेशन या ना माने वो लोकसभा पर डिपेंड करता है, ठीक है। 110 के अंदर दोस्तों अपनों ने मनी बिल की डेफिनेशन पढ़ी। अरे भैया मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक है, पैसे से रिलेटेड दोस्तों बातें होगी, ठीक है। पैसे से रिलेटेड बातें होगी, कौन कौन सी होगी, टैक्स को घटाना बढ़ाना, ठीक है, इस प्रकार के बिल्स कौन से होंगे, वो मनी बिल होंगे, ठीक है। सरकार ने दोस्तों पैसा उधार ले लिया, ठीक है, उससे संबंधित कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से दोस्तों पैसा निकालना है, पैसा डालना है, ऐसी कुछ बातें होगी, ठीक है। चार्ट एक्सपेंडिचर में दोस्तों उसको कम ज़्यादा करना है,
राइट, वैसी कोई बातें होगी तो उस केस के अंदर भी क्या है, वो मनी बिल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी थी कि मनी बिल जो होता है उसके अंदर कोई लाइसेंस फीस आ जाए, कोई पेनल्टी आ जाए, कोई जुर्माना आ जाए, या कोई स्थानीय निकाय लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स वसूल करती हो, तो उसको क्या है मनी बिल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। है तो ये पैसे से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों इनको क्या है मनी बिल से एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, 109 और 110 आर्टिकल पूरी तरह से डेडिकेटेड थे मनी बिल को समझाने के लिए। आज दोस्तों अपने 111 नंबर आर्टिकल से सो ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ बजट की बातें करेंगे दोस्तों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बातें करेंगे। आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब दोस्तों 111 नंबर आर्टिकल है असेंट टू बिल, मतलब बिल पे सहमति। ठीक है, हमने देखा था कि कोई भी बिल जो है किसी भी सदन में आप पेश कर दो, भले ही लोकसभा से स्टार्ट कर दो, भले ही राज्यसभा से स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहले एक सदन से पारित होगा, फिर दूसरे सदन से पारित होगा, फिर दोस्तों ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा सहमति के लिए। ठीक है, कोई भी बिल किसी भी सदन में आप पेश कर दो, वहाँ से पारित हो जाने के बाद, संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा सहमति के लिए, कि प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों उस पर ठप्पा लगा दे और ये क्या है विधेयक और बिल जो है वो कानून बन जाए। राइट, देखिए व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, वो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एंड द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है दोस्तों, इधर दैट ही असेंट्स टू द बिल, या तो क्या कर सकता है वो बिल को असेंट कर सकते हैं, ठीक है, साइन कर देंगे कि हाँ भैया ठीक है, और इधर और दैट ही विद होल्ड्स असेंट देयर फॉर्म, ठीक है, या दोस्तों उसको साइन नहीं करेंगे, उसको विद होल्ड कर लेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि द प्रेसिडेंट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल टू द हाउस। ठीक है, अगर दोस्तों प्रेसिडेंट असेंट कर दी, हाँ कर दी तो ठीक है, बढ़िया बात है। अगर प्रेसिडेंट ने हाँ नहीं करी तो वो क्या करेंगे दोस्तों, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको क्या लौटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर मनी बिल है तो दोस्तों क्या पहले से राष्ट्रपति को क्या है पूर्व सूचना रहेगी और उसकी क्या साइन कर देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष पे टप्पा मार के भी देगा कि मनी बिल है, इसको आप जाने दो। ठीक है, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको क्या लौटा भी सकता है। ठीक है, दो बातें हैं दोस्तों, पहला हाउसेस ने पास कर दिया, ठीक है, बिल पे मेजोरिटी से पास कर दिया उसको, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए गया, या तो प्रेसिडेंट उसके हाँ कर देगा, या दोस्तों प्रेसिडेंट क्या है उसको वापस लौटा देगा अगर वो मनी बिल नहीं है तो। ठीक है, और दोस्तों किस मैसेज के साथ लौटाएगा, विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट दे विल रिकन्सिडर द बिल, और बोल देगा कि इसको आप रिकन्सिडर कीजिए, इसमें अमेंडमेंट कीजिए, एंड विल कंसिडर द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी सच अमेंडमेंट्स एज ही मे रिकमेंड इन हिज मैसेज। ठीक है, और दोस्तों वो कुछ अमेंडमेंट्स है तो उसकी राय भी दे सकता है। राइट, व्हेन ए बिल इज सो रिटर्न द हाउसेज शैल रिकन्सिडर द बिल अकॉर्डिंगली। ठीक है, और दोस्तों जब भी बिल को लौटाया जाता है तो हाउसेज जो है दोस्तों उस बिल को वापस रिकन्सिडर करते हैं। एंड इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट, और दोस्तों फिर अमेंडमेंट जो हुई थी जो राष्ट्रपति ने करके दिया था वापस हाउसेस को, ठीक है, यहाँ से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, इन्होंने वापस लौटा दिया। अब इन्होंने भले ही वो अमेंडमेंट करी हो या नहीं करी हो वो इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। ठीक है, इन्होंने अमेंडमेंट करी हो भले नहीं करी हो, ठीक है, ये वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, राइट, सहमति के लिए। तो प्रेसिडेंट शैल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फॉर्म, तो अब की बार दोस्तों क्या है प्रेसिडेंट को उस पर कंसेंट देनी ही पड़ेगी, असेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, बातें समझ में आई दोस्तों, ये पार्लियामेंट थी, ये प्रेसिडेंट थे, यहाँ से पास हुआ बिल को, यहाँ पे आया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इसको वापस लौटा दिया, कुछ अमेंडमेंट दे दिए। ठीक है, अब इनके पास आया, अब इसकी इनके ऊपर है कि अमेंडमेंट को माने भले ही नहीं माने, वापस अगर मेजोरिटी से पास करवा देंगे तो अब की बार प्रेसिडेंट बाध्य हो जाएंगे इसको पास करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बातें, आगे चलिए फ्रेंड्स। 112 नंबर देखिए दोस्तों, अगला है प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। अब 3-4 आर्टिकल दोस्तों फाइनेंस के मैटर से रिलेटेड क्या बातें हैं इसके अंदर। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों अपने देखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है दोस्तों बजट से। ठीक है, बजट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरे साल का लेखा जोखा करना, पूरे साल के फोरकास्टेड डेटा, ठीक है, अनुमान लगाना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या क्या आय होने वाली है और क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अब 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा दोस्तों, 2023-2024। ठीक है, वित्तीय वर्ष होता है, और ये कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक।
ठीक है। तो दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 के अंदर 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया जाएगा। और दोस्तों इस 1 फरवरी 2023 के बजट के अंदर हम 2023-24 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है इसके डेटा फोरकास्ट करते हैं, इसके डेटा अनुमान कर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, द प्रेजिडेंट शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रेजिडेंट क्या करते हैं दोस्तों, प्रेजिडेंट क्या करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में cause to be laid before the both house of parliament of a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, प्रत्येक साल में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पेश करते हैं, किसके अंदर, किसके बिफोर में, संसद के बिफोर में, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड, उस स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है, एस्टिमेटेड होता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कितना आपके पास आय होगी और कितना आपका व्यय होगा, खर्चा हो गया, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। और दोस्तों प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, राइट। इन दिस पार्ट रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टेटमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक जो आय व्यय क्या ब्यौरा जो है उसको बोला जाता है, राइट, हम बजट इसको बोलते हैं। द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडिड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, ठीक है। पहले तो बोल दिया दोस्तों रिसिप्ट्स होंगी सारी, ठीक है, आय होंगी और सारा खर्चा होगा। अब इसके अंदर बोल दिया जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, जो बजट जो होगा, इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर का अनुमान जो लगाया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को सेपरेटली दिखाया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों जिनको सेपरेटली दिखाया जाएगा, वो है द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज एक्सपेंडिचर है, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसको क्या है अलग से दिखाया जाएगा एक्सपेंडिचर वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। तो एकदम इजी बातें हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है अभी अपने और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, जिस पे क्या है पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं हो सकती, ओनली डिस्कशन हो सकता है। और इनके दोस्तों का इनके जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इसको कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर को और जो अलग एक्सपेंडिचर है दोनों को क्या है अलग अलग हमें सेपरेट कॉलम्स के अंदर लिखना है जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। समझ में ही बात है दोस्तों, आगे चलिए। अब दोस्तों पहले बोल दिया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है एक्सपेंडिचर जो होगा चार्ज को अलग दिखाइए आप, बाकी सिंपल एक्सपेंडिचर को अलग दिखाइए, ठीक है। और दोस्तों अब इसके अंदर बोल दिया एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडिड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टाइल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अपनों ने देखा था दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर भी पढ़ा है कि एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसके रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। तो इनको भी क्या है दोस्तों बजट के अंदर क्या है अलग अलग कॉलम्स के अंदर दर्शाएंगे हम, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। 3 नंबर पे देखिए क्या दिया गया, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर की हम बातें कर रहे थे, ठीक है। अब अभी भी बताया कि इसको क्या है अलग से आपको बजट के अंदर दर्शाना है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या बातें आएगी वो इसके अंदर दिया गया है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये पॉइंट नंबर 3 है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स दे देगा आपको 3 से 4, वो बोल देगा कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या बातें आएगी, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, दोस्तों राष्ट्रपति को जितने वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है, सारी जो तनख्वाह मिलती है, ठीक है, राष्ट्रपति की पर्सनल और दोस्तों उनके ऑफिस से रिलेटेड भी जितने खर्चे होंगे वो भी क्या है चार्ज एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। 1 नंबर बात हुआ। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द सभापति, उपसभापति, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। सैलरी और अलाउंसेस किसके, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, ठीक है। एकदम सिंपल बात है, प्रेसिडेंट बोल दिया दोस्तों। अब इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। संसद जो है उसके कितने अंग है, 3 अंग है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और इनके साथ प्लस में क्या है एक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर दोस्तों क्या होगा, इसका हेड कौन होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और दोस्तों प्रेसिडेंट। इन
संसद के तीनों अंगों के जो हेड हैं उनके दोस्तों सैलरीज, उनके अलाउंसेज, उनके एमेंडमेंट्स जो हैं वो चार्ट एक्सपेंडिचर से दिए जाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा देखिए दोस्तों, सी डेब्ट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, डेब्ट चार्जेस का मतलब क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पैसा उठा रखा है, ठीक है, कर्जा उठा रखा है। डेब्ट का मतलब क्या होता है, कर्जा उठा रखा है। ठीक है, अभी दोस्तों आप शार्क टैंक देखते हो, ठीक है, शार्क टैंक जब आप देखते हो तो आपने उसमें देखा होगा इक्विटी और डेब्ट की बात करते हैं वो लोग, इक्विटी और डेब्ट की बात। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर वो अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि भैया तेरे को 1 करोड़ रुपया देंगे हम। ठीक है, तो उसके अंदर हम 75 लाख तो तेरे को क्या है, तेरी इक्विटी ले लेंगे, तेरी कंपनी का 5% ले लेंगे। ठीक है, बाकी 25 लाख रुपया जो है हम तुझे डेट दे रहे हैं। ठीक है, 12.5% इंटरेस्ट पे इतने सालों के लिए। ठीक है, तो यही दोस्तों डेब्ट क्या है, गवर्नमेंट लेती रहती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। ठीक है, वेदर इट इज़ फ्रॉम इनसाइड इंडिया और यू कैन से आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, और दोस्तों बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने हैं। ठीक है, और कोई विकास कार्य करना है तो गवर्नमेंट के पास दोस्तों पैसा कम होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट दोस्तों पैसा उधार लेती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेब्ट चार्जेज, राइट। और उसके अंदर दोस्तों वो कर्जा तो निपटाएगी, वो मूलधन तो निपटाएगी, मूलधन तो वापस लौटाएगी, इसके साथ साथ दोस्तों उसका ब्याज जो है वो भी क्या है, लौटाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के खर्चे को भी क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर को चार्ट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, अरे दोस्तों मान लो 500 करोड़ रुपया किसी देश से ले लिया। ठीक है, अब इसको चार्ट एक्सपेंडिचर ना मानूँ, मैं वोटिंग एक्सपेंडिचर मान लूँ। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, लोकसभा राज्यसभा में अटक जाए। ठीक है, वो वोटिंग करके इसको कम कर दे, राइट। तो क्या है, ये कर्जा कभी चुक पाएगा, तो दोस्तों ये कर्जा कभी नहीं चुक पाएगा, इसलिए इसको क्या है चार्ट एक्सपेंडिचर में रखा है, ताकि क्या है इसको कम ज़्यादा क्या है नहीं किया जा सकते वोटिंग करके, राइट। पहली नंबर बात तो इसने ये बोल दी कि जितना भी सरकारी कर्जा है और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट इंक्लूड कर दो तो वो क्या है चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, राइट, यस और नो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडम्पशन ऑफ चार्जेस। अब दोस्तों सिंकिंग फंड चार्जेस क्या होते हैं, सिंकिंग फंड चार्जेस का मतलब क्या है, एक तरह की पैसा है, एक तरह का दोस्तों अकाउंट है जिसके अंदर क्या है एक निर्धारित राशि जमा करी जाती है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, या बोल सकते हो आप कि कितने भी टाइम के लिए एक निर्धारित राशि जमा की जाती है ताकि भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आ सके। ठीक है, अब दोस्तों मान लो मैंने किसी से 10 लाख रुपया लिया हुआ है। ठीक है, दोस्तों मैं करता हूँ मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर क्या है, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा करता रहता हूँ। ठीक है, सेव करता रहता हूँ उसको, और 10 लाख रुपए जब तक नहीं हो जाते तब तक मैं इसको सेव करता रहूँगा। ऐसा ही दोस्तों गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपया क्या कर्जा ले रखा है, तो वो क्या है हर महीने 5-10 करोड़ रुपया क्या है इसके अंदर सिंकिंग फंड के अंदर क्या है रखते रहेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको क्या है पूरा एक मुश्त राशि उसको चुका देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ दोस्तों, सिंकिंग फंड चार्जेस जो भी क्या है वो भी मेरे चार्ट एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, रिडम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ डेब्ट। ठीक है, तो कोई लोन रेज कर रहे हो आप, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देके, राइट, तो उस प्रकार के दोस्तों जितने भी खर्चे होंगे लोन्स को चुकाने में जो काम आएंगे, कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट की जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी पैसों से रिलेटेड, राइट, वो क्या है हमने चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर रखी है। ये सुनो, ABC कंप्लीट हुआ, इसके अंदर तीनों आ गए, इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो आ गई, राइट। आगे चलिए दोस्तों D नंबर पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट दोस्तों D नंबर देखिए, द सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस पेएबल टू जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं दोस्तों उनकी सैलरी, ठीक है, उनको वेतन जो मिलता है, अलाउंसेज एंड पेंशंस उनके दोस्तों वेतन भत्ते, ठीक है, और उनकी पेंशन जो है दोस्तों वो किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनकी सैलरीज उनके अलाउंसेज सभी क्या है चार्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इनकी सैलरी अलाउंस और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चार्ट एक्सपेंडिचर है। द पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट, द पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर तो था सैलरीज अलाउंसेस और पेंशन किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, लेकिन दोस्तों ओनली पेंशन जो है वो किसकी है, हाई कोर्ट की या फेडरल कोर्ट की। ठीक है, फेडरल कोर्ट दोस्तों पहले होती थी, अब इसके अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी आप इसमें लिखा हुआ है किताब के अंदर, तो अपने एक बार याद रख लो आप, फेडरल कोर्ट से संबंधित तो पेंशन जो है जजेस की, फेडरल कोर्ट से संबंधित जजों को पेंशन जो है वो चार्ट एक्सपेंडिचर है, और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन जो है वो ओनली
किसको है, वो चार्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इनकी दोस्तों जो सैलरीज है, इन ये अलाउंसेज जो है वो चार्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, ओनली इनकी पेंशन जो क्या है वो चार्ट एक्सपेंडिचर है। यस और नो? तो एक चीज़ आपको याद रहेगी, इसको स्टार मार्क कर लो। ई नंबर देखिए दोस्तों, द सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन पेएबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैग। ठीक है, हमारे नियंत्रक मालिका परीक्षक जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है 148 से 151 के अंदर जो अपने पढ़ेंगे, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ भी चुका है दोस्तों कैग डीपीसी एक्ट के अंदर अपनों ने। तो उनकी सैलरी, उनके अलाउंस, उनके पेंशन जो है वो भी चार्ट एक्सपेंडिचर है। एफ नंबर है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिग्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो दोस्तों कोई कोर्ट का डिग्री आ जाए, कोई ट्रिब्यूनल का जजमेंट आ जाए कि हाँ फला फला बंदे को इतने पैसे दो, तो वो भी क्या है गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों एक प्रकार से भार है, भारित है, चार्ट एक्सपेंडिचर है कि उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, उसको पार्लियामेंट वोटिंग करके कम ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, सिंपल सी बात है। जी नंबर देखिए दोस्तों, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ट। ठीक है, कोई और दोस्तों एक्सपेंडिचर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों डिक्लेयर करता है या पार्लियामेंट विधि बना के, पार्लियामेंट कानून बना के उसको चार्ट एक्सपेंडिचर बनाएगी, तो वो भी क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई दोस्तों बातें सारी। पहले हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी संसद जो है उसके जो तीनों अंग हैं, लोकसभा, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा, इसके सभापति उपसभापति, और दोस्तों प्रेसिडेंट के खुद के और इनके ऑफिस से रिलेटेड जो है सारे खर्चे किसके अंदर आएंगे, चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, बी नंबर के अंदर अपनों ने पढ़ा दोस्तों, पहला राष्ट्रपति वाला पढ़ लिया, बी नंबर के अंदर ये पढ़ लिया। सी नंबर के अंदर तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ जो हैं, जो उनका लोन लिया हुआ है, जो डेप्ट है उनका, उसको मूलधन एज वेल एज उसका इंटरेस्ट जो है वो सारा किसके अंदर आएगा, वो चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर। तीसरा दोस्तों सैलरी अलाउंस पेंशन किसका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। इसके बाद दोस्तों पेंशन जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की, कैग की सैलरी, और दोस्तों कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल क्या है, किसी की जजमेंट आ जाती है और पैसे को उसके अंदर बोला जाता है कि आपको पे करना है, तो वो भी गवर्नमेंट के ऊपर चार्ट एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ठीक है, या कोई पार्लियामेंट विधि बना के, नियम बना के किसी भी एक्सपेंडिचर को चार्ट डिक्लेयर करेगी, देन दैट शुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए चार्ट एक्सपेंडिचर। राइट, तो ये चीज़ें समझ में आई दोस्तों जी तक। आगे चलिए 113 नंबर पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 113 नंबर आर्टिकल है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट। ठीक है, अब दोस्तों 112 के अंदर क्या है, हमने बजट पढ़ लिया। ठीक है, अब 113 के अंदर क्या है, हमने एस्टीमेट अपने पढ़ेंगे। ठीक है, बजट अपनों ने पढ़ लिया दोस्तों कि बजट को हर वित्तीय वर्ष का, ठीक है, हर एक फाइनेंशियल ईयर का दोस्तों बजट पेश किया जाता है। उसके अंदर हम क्या है, एस्टीमेटेड फोरकास्टेड डेटा जो है, कितनी रिसिप्ट होंगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसका अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बजट के अंदर अनुमान लगाएगा तो उसको क्या है दोस्तों, उसका एस्टीमेट तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा दोस्तों क्या है 113 नंबर आर्टिकल के अंदर है कि आपने जो भी आय और व्यय बोली है, जितना भी रिसिप्ट्स और जितना एक्सपेंडिचर बोला है, तो उसके लिए दोस्तों एस्टीमेट बनाने के लिए जो है 113 नंबर आर्टिकल के अंदर ये बात बोली गई है। ठीक है, इसको दोस्तों हिंदी में प्राक्कलन बोलते हैं। प्राक्कलन दोस्तों एस्टीमेट्स कमेटीज़ होती हैं जो क्या इस पर चर्चा करती है, इस पर देखती है कि कितना पैसा जो है आएगा और कितना पैसा जो है व्यय होगा। सो मच ऑफ द एस्टीमेट्स एज रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट बाय द पार्लियामेंट। पहली बात बोल दी, आपको एस्टीमेट लगाना है, जितना लगाओ आप। ठीक है, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस पे ऊपर क्या पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक बात इसके अंदर ये बोल दी कि चार्ज एक्सपेंडिचर पर जो है डिस्कशन संसद के किसी भी सदन में करी जा सकती है। इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, इस पे ओनली चर्चा मात्र करेंगे। ठीक है, 2 नंबर देखिए दोस्तों, सो मच ऑफ द सेड एस्टीमेट एज रिलेट्स टू अदर एक्सपेंडिचर शैल बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट टू द लोकसभा। ठीक है, बजट था दोस्तों 112 के अंदर, उसके अंदर हम क्या डेटा फोरकास्ट कर रहे हैं। तो डेटा फोरकास्ट करने के लिए दोस्तों क्या है, हमें उसको समितिज़ के पास, कमेटीज़ के पास, एस्टीमेट कमेटी के पास भेजना पड़ता है। ठीक है, वो अपने हैं आर्टिकल नंबर 113 के हिसाब से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 113 के अंदर दोस्तों 2 बातें बोल दी। पहला तो बोल दिया चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर कोई आपको जितना खर्चा है उतना आप रखो, उसके अंदर कोई झंझट नहीं है। दूसरा बोल दिया दोस्तों जो अदर एक्सपेंडिचर है उसको अगर आपको लोकसभा में पेश करना है तो वो डिमांड फॉर ग्रांट के हिसाब से होगा। डिमांड फॉर ग्रांट के हिसाब से क्या है कि किस ग्रांट के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके रूप में क्या है उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डेटा फोरकास्ट कर लिए तो उसके लिए पैसा हमें निकालना भी तो है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमें दोस्तों एस्टीमेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोस्तों पैसा निकालते हैं हम बजट के अंदर, तो
वो तो क्या है, फोरकास्ट कर लिए डेटा, ठीक है। अब दोस्तों उनका एस्टिमेट लगा के डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना भी है, तो वो डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में हमें लोकसभा के रूप अंदर पेश करना होता है, ठीक है। ओनली दोस्तों लोकसभा लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्यसभा की बात नहीं है, ठीक है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, डिमांड फॉर ग्रांट जो है बजट के अंदर, जो डिमांड फॉर ग्रांट जो है, जो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालोगे तो वो कौन से सदन के अंदर पेश की जाती है, तो दैट इज़ ओनली ऑन लोकसभा। और दोस्तों द लोकसभा शैल हैव पावर टू असेंट और टू रिफ्यूज़ टू असेंट टू एनी डिमांड और टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू ए रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर, ठीक है। अब दोस्तों लोकसभा के पास पावर है, मान लो आपने 2 लाख करोड़ रुपया क्या है खर्चा बता दिया, 2 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। अब दोस्तों लोकसभा के पास पावर है कि इसको या तो बोल दे हाँ, या इसको रिफ्यूज़ कर दे, या दोस्तों इसके अंदर कम ज़्यादा इसके अंदर कर दे, ठीक है, या तो इसको कम ज़्यादा कर सकती है वो, ठीक है। तो ये सारी पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है। तो मोटी बात आपको ये याद रखनी है दोस्तों, चार्ट एक्सपेंडिचर पे कोई भी चर्चा नहीं होगी, चार्ट एक्सपेंडिचर पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जो भी आप पैसा निकालोगे तो डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पर आपको वो निकालना है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, 3 नंबर देखिए दोस्तों, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अंदर बोल दिया दोस्तों, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या है, राष्ट्रपति का दोस्तों रिकमेंडेशंस नहीं है, ठीक है। तो जो भी डिमांड फॉर ग्रांट करते हैं तो राष्ट्रपति की दोस्तों क्या है वो अनुमति उसके अंदर ले लेते हैं, राइट। राष्ट्रपति जो क्या है उसको रिकमेंड करते हैं, राइट। अब दोस्तों 112 के अंदर पढ़ा अपनों ने बजट, 113 के अंदर अपनों ने पढ़ा एस्टीमेट लगा लिए, और वो भी दोस्तों डिमांड किसके अंदर, डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पे उन्होंने पेश कर दी, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। अभी दोस्तों क्या है, पैसा निकला नहीं है, ठीक है। बजट बना, ठीक है, बजट के अंदर आपने फोरकास्ट किए डेटा, उनका अनुमान लगाया कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ठीक है, कितना पैसा हमें खर्चा करना है, वो डिमांड फॉर ग्रांट बना लिया आपने, राइट। इसके बाद दोस्तों अभी पैसा क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकला है, इसके लिए आपको दोस्तों 114 के अंदर विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक दोस्तों पारित करवाना पड़ेगा। ये भी दोस्तों एक प्रकार का बिल ही तो है, ठीक है। विनियोग विधेयक भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का बिल है, ठीक है। विनियोग विधेयक पारित तभी पैसा निकलेगा, ठीक है। इसको मतलब दोस्तों पैसा निकालने के लिए हमें यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएशन बिल को, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल दोस्तों, जब अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा तब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो एकदम जानी पहचानी सी बात है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि कोई भी विधेयक को क्या है, पहले संसद पारित करती है, फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, तो बिल क्या है दोस्तों, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही दोस्तों क्या है, ये ईयरली अप्रोप्रिएशन बिल बनता है। तो इस बिल को जब एक्ट ये जब बन जाएगा तो है इसमें से हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, एज सुन एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113 हैव बीन मेड बाय द लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 113 के अंदर क्या है दोस्तों, एस्टीमेट जो बने थे डिमांड फॉर ग्रांट उसकी पेश हो गई लोकसभा के अंदर, ठीक है। देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट तो आ गई, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है, लोकसभा के अंदर ही क्या है, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। देयर शेल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल, एक बिल पेश किया जाएगा जो क्या करेगा, प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट, ठीक है। तो दोस्तों वो बिल क्या करेगा दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए बात करेगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए दोस्तों क्या है, आपको अप्रोप्रिएशन बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस बिल से क्या होगा, द ग्रांट्स मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो उस बिल से दोस्तों जो भी ग्रांट्स लोकसभा ने पेश करी है वो निकलेगी, वो पैसा आएगा। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। तो दोस्तों और पहला तो बोल दिया जो भी ग्रांट्स इन्होंने पेश करी है उससे जो पैसा इन्होंने डिमांड किया है वो पैसा निकलेगा। दूसरा दोस्तों जो चार्ज एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा भी क्या है, हम निकालेंगे, उसको भी अप्रोप्रिएट करेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों जो पहले एस्टीमेट जो बने थे, जो स्टेटमेंट्स बनी थी, उनसे ज़्यादा अमाउंट का पैसा जो क्या है हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, मुद्दा आपको ये याद रखना है 112 के अंदर बजट है, 113 के अंदर आपने एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट के बाद दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट बनाई, डिमांड फॉर ग्रांट आपने पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर रखी, लोकसभा ने दोस्तों उस डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पर क्या है विनियोग विधेयक बनाया, अप्रोप्रिएशन बिल बनाया उसको पास करवाने के लिए, ठीक है। तो 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल्स की बात है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज्ड टू एनी सच बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
कोई भी दोस्तों अमेंडमेंट क्या है उस बिल के अंदर नहीं करी जाएगी। कौन से बिल के अंदर? एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, ठीक है, कोई से भी हाउस के अंदर, राइट, विच विल हैव द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द अमाउंट और अल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट सो मेड, ठीक है। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करा जाएगा जिसके अंदर या तो उस ग्रांट के आप अमाउंट को वेरी कर दो, ठीक है, या दोस्तों कोई भी ग्रांट किस हेड के अंदर आपने लिखी है, कैपिटल के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, उनकी डेस्टिनेशन भी आपको चेंज नहीं करनी है। आपको दोस्तों उस पर चर्चा करनी है और उसको पास करना है, ठीक है। आप ये कम ज़्यादा इसको नहीं कर सकते। ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दोस्तों जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसकी अमाउंट को भी क्या है आप वेरी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, पहले जो डिमांड फॉर ग्रांट दी थी उसके बिहाव पर ही तो एप्रोप्रिएशन बिल बनाया था, विनियोग विधेयक बनाया था। अब इसके अंदर कोई भी अल्टरेशन नहीं होगी, ठीक है। आप इस पर वोटिंग करिए और इसको पास करिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 एंड 116, नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल। अब दोस्तों फिर यही बात बोलती कि बिना अप्रोप्रिएशन एक्ट बनाए, बिना अप्रोप्रिएशन के क्या है, अप्रोप्रिएशन जब तक लॉ नहीं बन जाता, एक्ट नहीं बन जाता, आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। 115 116 के अंदर दोस्तों वोट ऑन अकाउंट और इनकी चर्चा है वो अपने नेक्स्ट अपने करेंगे, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों बात है 112 के अंदर क्या है आपको बोल दिया बजट, ठीक है। 113 के अंदर क्या है एस्टीमेट्स बने, ठीक है, एस्टीमेट बने, इसमें आपने डिमांड फॉर ग्रांट जो है लोकसभा में पेश करी, ठीक है। 114 के अंदर दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल बना, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट आपने दी थी इसका क्या बना दिया उन्होंने, विधेयक के रूप में इसको पेश कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों जब ये एप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा, जब ये एक्ट बनेगा, तभी क्या है आप पैसा निकाल सकते हो, राइट। मोटी मोटी बात इसके अंदर ये है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों 115 नंबर देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। आपने दोस्तों जितना पैसा एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर दिया था, ठीक है, वो पैसा दोस्तों वो अमाउंट क्या है कम है किसी भी काम को करने के लिए बाद में, ठीक है। तो हम क्या है सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट या एक्सेस ग्रांट क्या है पार्लियामेंट से वापस पास करवा सकते हैं, right. The president shall, if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year, ठीक है। बजट के अंदर दोस्तों एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है डेटा को फोरकास्ट किया जाता है, उसी के आधार पे एस्टीमेट बनाया जाता है, उसी के आधार पे डिमांड फॉर ग्रांट बनाई जाती है, उसी के आधार पे दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन एक्ट बना के कोई फिक्स अमाउंट जो है किसी पर्टिकुलर सर्विस को रेंडर करने के लिए वो पैसा अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों उसके अंदर वो पैसा क्या है कम हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ द इफ़ द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114 में क्या था अप्रोप्रिएशन बिल था, वो जो अमाउंट है टू बी एक्सपेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने यूज़ करना है, वो जो अमाउंट है दोस्तों इज़ फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, वो अमाउंट जो है वो कम रह गई, ठीक है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दैट ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो जो पर्पज़ आपको सॉल्व करने के लिए उनके लिए कम रहेगी अमाउंट, ठीक है। एक नंबर बात तो ये हो गई। दूसरा बोल दिया व्हेन नीड हैज़ अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विसेज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर, ठीक है। या दोस्तों या तो अमाउंट कम पड़ गई उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, या दोस्तों कोई नई सर्विस के लिए आपको क्या है एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए जिसकी चर्चा उस साल आपने बजट में नहीं करी थी, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी, इफ़ एनी मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस एंड फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो ये तो एकदम सिमिलर सी बात है कि अमाउंट जो क्या है आपको कम पड़ गया, पैसा कम पड़ गया, ठीक है, या तो नई सर्विस के लिए या जो पैसा अलॉट हुआ था वो कम कैसा पड़ गया, ठीक है। तो इसके अंदर होगा द प्रेजिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनदर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर और कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ द पीपल ए डिमांड फॉर सच एक्सेस एज द केस में भी, ठीक है। तो प्रेजिडेंट दोस्तों क्या करेंगे, कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस के सामने दोस्तों सदन के सामने क्या है एक अलग स्टेटमेंट रखेंगे जिसके अंदर क्या है अनुमानित जितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा होगी और इसको दोस्तों क्या है सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस ग्रांट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। 112 में बजट पढ़ा आपने, 113 के अंदर दोस्तों एस्टीमेट पढ़ा, 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन पढ़ा, 115 के अंदर आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट पढ़ी, ठीक है। 114 के अंदर जो अप्रोप्रिएशन बिल बना था उसके अंदर किसी भी सर्विस पे पर्टिकुलर पैसा अलॉट हुआ था, वो पैसा उसी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कम पड़ जाता है तो आपको नेक्स्ट एस्टीमेट
एस्टीमेट क्या है पार्लियामेंट के सामने देने पड़ते हैं, उसके अंदर रीज़न बताने पड़ते हैं पैसा कम क्यों पड़ा था, ठीक है। और फिर दोस्तों पार्लियामेंट क्या है वापस से उसको अप्रोप्रिएशन बिल बना के, उसको अप्रोप्रिएशन एक्ट बना के पास करके पैसा अलॉट कर देती है, ठीक है। तो ये हो दोस्तों 115 नंबर, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 112 में अपनों ने पढ़ लिया बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 में दोस्तों एस्टीमेट पढ़ लिया, जितना भी एस्टीमेट बनेगा वो डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में लोकसभा में पेश होगा, ठीक है दोस्तों। इसी डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पर जो एस्टीमेट जो बने हैं, ठीक है, उससे दोस्तों विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल जो है पारित करवाएंगे आर्टिकल 114 के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों अगर ये पैसा कम पड़ जाता है 114 वाला, तो सप्लीमेंट्री या एडिशनल या एक्सेस ग्रांट जो कि आपको पास करवानी पड़ती है, ठीक है। सवाल दोस्तों ऐसे पूछेगा, आपको आर्टिकल के हिसाब से यहाँ से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड क्या है हमारे आर्टिकल है, राइट। और दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट का नाम अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम है, तो क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों क्या है यहाँ से पूछने के चांसेस हैं इस एरिया से। 112, 113, 114, 115, 116, ठीक है। तो इनको दोस्तों आपको टिप्स पे याद कर लेना है। 112 में बजट, 113 में एस्टीमेट, 114 में विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल, 115 में सप्लीमेंट्री और 116 में वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट दोस्तों वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होती है, बहुत हमने पढ़ा है इसको दोस्तों, इसको लेखानुदान बोलते हैं, ठीक है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट क्या होता है दोस्तों, पहले क्या है दोस्तों बजट जब मार्च के अंदर पेश होता था, फरवरी एंड के अंदर पेश होता था, तो 1 अप्रैल 2000 मान लो अभी बजट पेश होगा, अभी का एग्जांपल ले लो, आपने 1 फरवरी 2023 को फरवरी में क्या है बजट पेश होगा, ठीक है। और दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का क्या है इसके अंदर डेटा फोरकास्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक क्या है इसका डेटा फोरकास्ट किया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले का जो बजट फोरकास्ट हुआ होगा तो वो 31 मार्च 2023 तक हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है उस पैसे से क्या है हम अप्रैल के अंदर उसको खर्च नहीं करेंगे, वो सारा लैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल से क्या है सुचारू रूप से सारी गवर्नमेंट के काम को चलाने के लिए क्या है हम पहले क्या आता है वोट ऑन अकाउंट को क्या है दोस्तों पहले पास करवा लेते थे, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट का क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले ओनली एक्सपेंडिचर जो है जो 1 अप्रैल से जो मैंडेटरी वर्क को चलाने के लिए जो पैसा क्या है सरकार पास करवा लेती थी पार्लियामेंट से, वो था दोस्तों 1/6 हिस्सा पूरे बजट का, ठीक है, ताकि 1 अप्रैल से क्या सुचारू रूप से काम चलता रहे, ठीक है। तो उसको वोट ऑन अकाउंट बोला जाता था, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या है ये ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बजट जो क्या है 1 फरवरी को आने लग गया। तो दोस्तों फरवरी का पूरा महीना है, मार्च का पूरा महीना है, तो इसके अंदर अप्रोप्रिएशन बिल जो है अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो पास हो जाता है। और 1 अप्रैल से क्या है दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो खर्चा था उसके डेटा में जो उसके कोड हेड्स में दोस्तों पैसा पूरा अलॉट हो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर लोकसभा शैल हैव पावर, ठीक है। लोकसभा के पास दोस्तों क्या पावर है, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, कोई भी ग्रांट है उसको एडवांस में पास करवा लिया, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 113, ठीक है। तो 113 के अंदर दोस्तों जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है एस्टिमेट बनाओ डिमांड फॉर ग्रांट बनाओ, ठीक है, वो पेंडिंग है अभी, ठीक। उससे पहले ही क्या इन्होंने एडवांस के अंदर कोई भी ग्रांट क्या है दोस्तों ये पास करवा लेंगे फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट एंड द पासिंग ऑफ द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114 इन रिलेशन टू दैट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बार दोस्तों इन्होंने 1/6 हिस्सा जो है पास करवा लिया, बाद में क्या है उसको उसके ऊपर एस्टीमेट बनता रहेगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता रहेगा, उससे कोई लेने देना इनको नहीं है, राइट। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो कर लेंगे, एस्टिमेट बना लेंगे, ग्रांट को एडवांस में ले लेंगे। पेंडिंग क्या है दोस्तों कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 113 फॉर वोटिंग ऑफ सच ग्रांट, ठीक है, एंड द पासिंग ऑफ द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114 इन रिलेशन टू दैट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब दोस्तों 116 इसके अंदर और जोड़ लो, इसको लिख लो वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। मुक्ति बात यह है दोस्तों 112 में बजट, 113 में एस्टीमेट, 114 में अप्रोप्रिएशन बिल, 115 में सप्लीमेंट्री ग्रांट, 116 में वोट ऑन अकाउंट, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों 117 नंबर देखिए स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। अब दोस्तों आर्टिकल 109 और 110 के अंदर हमने मनी बिल पढ़ा था, ठीक है, धन विधेयक, ये है दोस्तों फाइनेंशियल बिल विद विधेयक, ठीक है। तो दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, ये भी पैसे की बात करता है, ये भी पैसे की बात करता है,
ठीक है। लेकिन दोस्तों जो माइन्यूट जो डिफरेंस है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा विधेयक जो दोस्तों डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपेंडिचर दे। ठीक है। दूसरा दोस्तों किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल को ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक है। इस मनी बिल के अंदर दोस्तों जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि ओनली लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, तो जॉइंट सेशन बुलाने का भी कोई सेंस नहीं बनता। राज्यसभा दोस्तों अस्वीकार कर सकती है फाइनेंशियल बिल को और वित्त विधेयक को, और दोस्तों मनी बिल को क्या है राज्यसभा अस्वीकार नहीं करती। ठीक है। तो दोस्तों मोटा मोटा डिफरेंस जो क्या है इनके अंदर प्रोसीजरल डिफरेंस है। ठीक है। सारे धन विधेयक दोस्तों वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है। बशर्ते जो पार्लियामेंट जो है, जो लोकसभा जो है, जो पार्लियामेंट जो है, जो लोकसभा जो है वो इसको किस बिल के अंदर रजिस्टर करके लाए उस पे मैटर करता है उसकी कार्यवाही कैसे होगी। वो दोस्तों क्या है फाइनेंशियल बिल इसको मान सकती है, वो दोस्तों धन विधेयक इसको मान सकती है, वित्त विधेयक मान सकती है, धन विधेयक मान सकती है। इसका भी दोस्तों अल्टीमेटली अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है। वो बोल देगा ये फाइनेंस बिल है तो फाइनेंस बिल की तरह उस पर कार्रवाई होगी। वो चाहता है कि मनी बिल है इसको जल्द से जल्द पास करवाना है तो दोस्तों मनी बिल के हिसाब से क्या है उसकी कार्रवाई होगी। राइट। तो ये हुआ दोस्तों आर्टिकल नंबर 117 भी हमारा कंप्लीट। तो आज दोस्तों अपनों ने 111 से लेके 117 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों आर्टिकल नंबर 118 से लेके 100 ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों जुडिशरी भी हमारी स्टार्ट हो जाए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।